हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेड टूर पे। और बढ़िया हैं या नहीं है ये बताइए। सबसे पहले क्लासेस कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है, बोरियत तो नहीं लगती, बोर तो नहीं हो जाते हो क्लास में। उम्मीद तो यही करती हूँ क्लास बढ़िया लग रही होगी, मज़ेदार लग रही होगी और साथ ही साथ सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। स्टिल अगर नहीं हो रहे हैं आपको क्लियर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि कौन से टॉपिक में, कौन सी थ्योरी में आप लोग को दिक्कत आ रही है। जल्दी से आपके सारे कंफ्यूजन डाउट्स को क्लियर करते हैं। अच्छा, कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाया करो क्लास के टाइम पे, क्योंकि नोट्स साथ साथ बनाते चलो ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। सिलेबस ऑलरेडी इतना है तो नोट्स क्लास के साथ साथ ही आप बनाते चले तो बेटर होगा। तो आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में। हम टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पेसिएशन, मिमिक्री, एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जल्दी से फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम बात ही हमने टॉपिक ही मेंशन कर रखा है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ना। नहीं देखी है क्लास तो कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, इंटीग्रेटेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। नहीं देखी हो तो कोई भी क्लास जो भी मिस हुई हो आप प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी क्लास अटेंड करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही लीजिएगा, जल्दी से डाउट हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन? अकर्स व्हेन इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम ट्रेट्स आर लेस लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इट फेवर्स द एवरेज ट्रेट्स लीडिंग टू डिक्रीज इन वेरिएशन। देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल में ज़्यादा ट्रेट्स होंगे, ज़्यादा गुण होंगे, वो सर्वाइव कम कर पाएगा, कम जीवित रह पाएगा और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा वो। तो क्या होगा, जो एवरेज ट्रेट्स वाले होंगे वो क्या होंगे, सर्वाइव भी कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे जो वेरिएशन है वो कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन ह्यूमन बर्थ वेट, बेबीज ऑफ एवरेज वेट हैव अ हायर चांस ऑफ सर्वाइवल, while extremely low or high birth weights may have a higher risk of health issues. Over time, this selection narrows the range of traits in the population. क्या होता है, देखो जन्म के समय जब बेबी का जन्म होता है, अगर उसका वेट एवरेज है तो उसके सर्वाइव के, जीवित रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो क्या होगा, काफ़ी दिक्कत हो सकती हैं, काफ़ी हेल्थ इशू हो सकते हैं और वो ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें एवरेज बर्थ वेट जिनका होगा वो सर्वाइव कर जाएंगे, उनके चांसेस होंगे, और जिनका हाई होगा या ज़्यादा लो होगा वो कह सकते हैं काफ़ी सारी उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखो, इसीलिए जो ये विशेषता हम कह सकते हैं अगली पीढ़ी में चलती है। जो एवरेज ट्रेट वाली बात हो रही है, एवरेज वेट जिन बच्चों का होगा वही जीवित रहेंगे और उनके चांसेस सर्वाइवल के मतलब ज़्यादा होंगे। बात तो वही हुई ना, जीवित रहेंगे या सर्वाइव करेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन। अच्छा, हिंदी में पता है क्या बोलते हैं इसको? चलो पेन ले लेती हूँ, बता देती हूँ हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको। चलिए, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, पेन ले लें हम। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन यानी स्थिरीकरण वर्ण। हमने सोचा जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम में उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, तो थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं, हिंदी में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या क्या मतलब होता है, ताकि दिक्कत ना हो हमारे स्टूडेंट्स को। हाँ जी, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। वर्ण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था हमारा भी, नेक्स्ट हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसे हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं।
Directional selection occurs when one extreme of a trait is favored, leading to shift in the population's trait towards that extreme. This happens when environmental changes make one extreme more advantageous. हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं वैसे लास्ट क्लास में, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, चलो समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई एक एक्सट्रीम जो बात हो रही है, एक्सट्रीम ऑफ अ ट्रेड इज फेवर, एक खास गुण ना बहुत लाभदायक हो जाता है ना, हम ये कह सकते हैं बहुत लाभदायक हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई एक खास गुण इसमें से बहुत लाभदायक हो जाता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे पूरी आबादी में वही गुण बढ़ने लगता है। ठीक है ना, वही गुण बढ़ने लगता है। सबसे पहले तो डायरेक्शनल को हम बोलेंगे प्रगतिशील वर्ण, है ना, प्रगतिशील वर्ण। ठीक है ना, तो क्या होगा, इसमें कोई एक खास गुण बहुत फायदेमंद हो जाता है और धीरे धीरे पूरी आबादी में वही गुण बढ़ने लगता है। जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी एग्जाम्पल देखा था, ये आपको याद होगा, काले पतंगे और सफ़ेद पतंगे वाला हमने एग्जाम्पल देखा था। जब पेड़ के कह सकते हैं पेड़ के जो तने थे वो जब काले हो गए थे तो क्या हुआ था, जो काले पतंगे थे वो तो ईजिली छिप गए पेड़ की छाल पे सॉरी, है ना, और वो दिखाई नहीं दिए तो वो शिकार होने से बच गए, है ना। और जो वाइट थे यानी जो सफ़ेद पतंगे थे उनका हो गया शिकार। इससे क्या हुआ, धीरे 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 काले पतंगे ज़्यादा हो गए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान जो डार्क कलर्ड मोथ वही पतंगे की बात हो रही है, वर फेवर्ड ओवर लाइटर वंस ड्यू टू पॉल्यूशन डार्कनिंग द ट्री ट्रंक्स, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से जो उसके तने थे, छाल थी, वो क्या हो गई थी, काली हो गई थी। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, सफ़ेद पतंगे छिप जाते थे, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से जब पेड़ की छाल तने काले हो गए तो जो काले पतंगे थे वो ईजिली छिप गए और शिकार होने से बच गए, लेकिन जो सफ़ेद वाले थे वो बेचारे शिकार हो गए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे काले पतंगे ज़्यादा हो गए, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं देखियो प्रीवियस क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी कह रही हूँ, देखो हर क्लास अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हमें सब कुछ पढ़ना है। ओके चलो आगे बढ़ें। फिर आ जाएगा डिस्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्रप्टिव सिलेक्शन क्या बोलेंगे हम, डिस्रप्टिव सिलेक्शन को चलो जल्दी से देखूं, मैं पेन ले लूं, एक मिनट। हाँ जी, इसको बोलेंगे हम विघटनकारी वर्ण, है ना, विघटनकारी वर्ण। चलो अब हम समझते हैं इसे। डिस्रप्टिव सिलेक्शन फेवर्स इंडिविजुअल्स at both extreme of a trait while selecting against those with average trait. This can lead to a population split into two distinct groups. देखिए डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें कह सकते हैं इनमें दोनों तरह की चरम, या हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एकदम छोटे गुण वाले और एकदम बड़े गुण वाले, दोनों गुण वाले जो जीव हैं, जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म में फ़ायदे में रहते हैं, है ना। जो एकदम छोटे गुण वाले हम कह सकते हैं और एकदम बड़े गुण वाले, और बीच वाले बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, जो बीच वाले हैं यानी सामान्य हैं वो हो जाते हैं कमज़ोर। इससे क्या होता है, एक ही प्रजाति दो भागों में बट जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई ना, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विद आइदर लार्ज और स्मॉल बीक्स, बर्ड्स विद मीडियम साइज बीक्स, बर्ड्स with might struggle to eat with small or large seeds while larger and small beaked birds thrive. देखो हमने लास्ट में क्लास पढ़ा था, याद होगा आपको, फिंच वाला, चोंच वाला पढ़ा था हमने कि कैसे चोंच अलग अलग थी स्पेशीज़ की। तो क्या होगा, जो सबसे छोटी चोंच वाली होगी वो भी खा लेगी बीज, है ना, जो बड़े चोंच वाली होगी वो भी खा लेगी, बेचारी बची कौन, बीच वाली, जिसका मीडियम साइज समझ लो है बीक, है ना, तो वो कैसे खाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम हो गया ट्रेट, है ना, अगर हम बात करें एकदम छोटे गुण वाली या बड़े गुण वाली, वो तो उनके तो मज़े हैं, है ना, उनको तो मिल जाएगा फ़ायदा, वो फ़ायदे उठा लेंगी, और जो बीच वाली होगी वो बेचारी कमज़ोर पड़ जाती है। इसका एग्जाम्पल समझ आ गया आप लोग को, पक्षियों की चोंच, चिड़िया की चोंच, है ना, चिड़िया की चोंच कुछ
छोटे बीज थे, कुछ बड़े थे, जो छोटी और बड़ी चोंच वाली चिड़ियाँ थी बीज खा जाती हैं, लेकिन जो मध्यम वाली होती हैं बीज चोंच वाली वो रह जाती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उन्हें खाने को ही नहीं मिला वो बीज, है ना। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोग को? यहाँ तक सब क्लियर हो गया? चलिए फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Reproductive isolation refers to mechanism that prevent different species from interbreeding even if they live in the same area. This isolation can lead to speciation where one species splits into two distinct species. Over time, there are two main types of reproductive isolation. First is prezygotic isolation and second is postzygotic isolation. देखिए रिप्रोडक्टिव क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, है ना। इसको हम सबसे पहले हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रजनन अलगाव, ठीक है ना। प्रजनन अलगाव हम इसको बोलेंगे। देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है ऐसा कारण या ऐसी रुकावट जिसकी वजह से दो अलग अलग प्रजातियां आपस में, कह सकते हैं हम, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बच्चा पैदा नहीं कर पाती, चाहे वो भले ही सेम एरिया में यानी एक ही इलाके में क्यों नहीं रहते हों, भले ही सेम एरिया में रहेंगे लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं होगा, है ना। इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, प्रजातियों के बीच जो अलग अलग दो प्रजातियां हैं उनके बीच में क्या बात वही हो गई, इंटरब्रीडिंग नहीं होगी, चाहे वो भले ही सेम एरिया में क्यों ना रह रही हो। अच्छा ये जो कह सकते हैं अलगाव हो गया, ये जो आइसोलेशन है जिसे हम अलगाव बोल रहे हैं, ये लंबे समय कह सकते हैं लंबे समय में नई प्रजातियां जो बनती हैं उसका ये एक कारण है आइसोलेशन। ये जो सेपरेशन है ये कारण है, जो ये नई नई प्रजातियां बनती हैं उसका ये एक कारण है। दो टाइप का होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फर्स्ट वन इज प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन एंड सेकेंड इज पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो पहले आ जाता है हमारा प्री जाइगोटिक आइसोलेशन यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन। दिस अकर्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड प्रिवेंट्स मेटिंग फ्रॉम अकरिंग। देखिए इसमें क्या है ना, मेटिंग नहीं हो पा रही है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेटिंग इसमें नहीं हो रही है। इसके ही कुछ कह सकते हैं हम प्रकार हैं, बिहेवियरल आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन और गैमेटिक आइसोलेशन। अब वन बाय वन हम इसे जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा बिहेवियरल आइसोलेशन। देखो हम बिहेवियरल आइसोलेशन को बोलेंगे व्यवहारिक अलगाव। पेन ले लेती हूँ, एक मिनट। व्यवहारिक अलगाव। देखो हर ऑर्गेनिज्म, हम बात करें स्पेशीज़ जो हैं सब में जो मेटिंग है अलग अलग तरीके से हो गया ना, डिफरेंस होगा मेटिंग में बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेशीज़ में, है ना। किसी में हम बात करें अगर मिलने का या फिर हम बात करें आकर्षित होने का तरीका, बिहेवियर जो होगा वो अलग अलग होगा या नहीं होगा, बताओ। अलग अलग प्रजातियों के नर और मादा के मिलने या आकर्षित होने का जो तरीका है वो अलग होगा। जैसे आवाज़ हो गई, है ना, नृत्य भी कह सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट बर्ड्स स्पेशीज may have distinct mating calls and if a female bird doesn't recognize the call of a male from another species they would not mate। देखो जैसे दो पक्षियों की प्रजातियां अलग अलग है ना। अब जो मेल है वो कॉल कर रहा है, फीमेल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही है उस बर्ड को, तो क्या होगा उस स्पेशीज़ को जो मेल है, तो क्या होगा, मेटिंग होगी ही नहीं होगी, वो समझ ही नहीं पा रही है। चलिए क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखें। चलिए फिर आ जाएगा हमारा टेम्परेरी आइसोलेशन। टेम्परेरी आइसोलेशन को हम बोल सकते हैं समय का अलगाव। समय का अलगाव, समय का अलगाव। स्पेशीज में ब्रीड एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट सीजन्स, टाइम्स और ईयर्स, सो दे नेवर इनकाउंटर ईच अदर रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो सब स्पेशीज जो हम कह सकते हैं उनका अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग समय पर प्रजनन करती हैं, है ना, अलग अलग समय पे करती हैं। जैसे कोई वसंत में, कोई गर्मियों में, इसलिए वो कभी मिल ही नहीं पाती हैं।
कुछ होती हैं ना, सीजन्स अलग अलग होते हैं, टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि 2 स्पेशीज ऑफ फ्रॉग में लिव इन द सेम एरिया, हो सकता है 2 अलग अलग स्पेशीज फ्रॉग की एक ही एरिया में, एक ही इलाके में रह रही हैं, बट वन ब्रीड इन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में कर सकती है प्रजनन और एक कर सकती है गर्मियों में, तो वो मिल ही नहीं पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आ जाएगा मैकेनिकल आइसोलेशन, इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक अलगाव। संरचनात्मक अलगाव। गर्मी कितनी हो गई ना, एकदम ही मई है, खैर गर्मी तो होगी ही, है ना। देखो, डिफरेंसेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रिवेंट मैटिंग। अगर अलग अलग होगा, डिफरेंसेस होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो भी मैटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि फ्लावर्स होंगे जो अलग अलग स्पेशीज़ में हो सकता है उनकी शेप अलग हो, जिससे क्या होगा, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए अब आ जाएगा हमारा गैमेटिक आइसोलेशन। इफ मेटिंग अकर्स द स्पर्म एंड एग मे नॉट बी कंपैटिबल, दिस कॉमन इन मैनी एक्वेटिक एंड स्पेशीज वेयर स्पर्म एंड एग्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज में नॉट यूज, है ना। इसमें क्या होगा, जो हमारा हम बात करें अगर एग और स्पर्म की, तो क्या होगा, मिलते तो हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं क्या बोले, कंपैटिबल नहीं है, कह सकते हैं एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, है ना। यानी क्या होता है, जो स्पेशीज़ हैं जिसमें हम बात करें अगर स्पर्म और एग जो होगा अलग अलग स्पेशीज़ का, वो फ्यूज़ नहीं होगा। देखो ये अक्सर एक्वेटिक स्पेशीज़ में होता है ना, एक्वेटिक स्पेशीज़ में ये होता है। फिर आ जाएगा हमारा पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। This occur after fertilization has taken place and the zygote forms. It prevents successful reproduction even though mating may have occurred. The type includes hybrid inviability, hybrid sterility, hybrid breakdown. देखते हैं चलो अब इसमें से भी। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो देखो ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, है ना, लेकिन इट प्रिवेंट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, भले ही मेटिंग हो जाए, है ना, संतान कह सकते हैं सफल नहीं होती, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब हम अभी ये पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। पहला हम देख लेते हैं हाइब्रिड इनविएबिलिटी। एक सेकेंड। हाइब्रिड इनविएबिलिटी, द ऑफस्प्रिंग डू नॉट डेवलप प्रॉपरली, ऑफन डाई अर्ली। यानी क्या होता है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप नहीं हो पाते पूरी तरीके से। यानी हम ये कह सकते हैं दो अलग अलग प्रजातियों से या हम कहें स्पेशीज़ के मेल से जो एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो बनता है, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता, जल्दी मर जाता है। जैसे कि आप क्रॉस बिटवीन अ फ्रॉग स्पेशीज़ एंड द डिफरेंट स्पीशीज़ माइट प्रोड्यूस एम्ब्रियोज दैट फेल टू डेवलप। स्पेशीज़ हैं, जैसे क्रॉस हुआ, फ्रॉग स्पेशीज़ में अलग अलग स्पेशीज़ हैं, लेकिन क्या होगा, क्रॉस हुआ लेकिन जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा वो कह सकते हैं जल्दी मर जाता है, विकसित नहीं हो पाता सही से। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखिए। सेकेंड आ जाएगा हाइब्रिड स्टेरिलिटी। द हाइब्रिड इज बॉर्न नेट इज स्टेराइल मीनिंग इट कैन नॉट प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ, इसका संतान बांझ होती है ना, संतान पैदा होती है लेकिन वो बांझ होती हैं, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया म्यूल। हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड विच इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन अ हॉर्स एंड डंकी। डंकी और हॉर्स का हम कह सकते हैं हाइब्रिड। इसमें क्या होगा, हम ये कह सकते हैं गधे और घोड़े की जो संतान होगी वो म्यूल होगी, यानी खच्चर, और वो स्टेराइल होगा, यानी बच्चा आगे पैदा नहीं होगा, है ना, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। म्यूल्स स्टेराइल होंगे और कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। फिर आ जाएगा हाइब्रिड ब्रेकडाउन। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आर फर्टाइल बट देयर डिसेंडेंट्स आर इनविएबल और स्टेराइल। दिस कैन अकर आफ्टर several generations of hybrid breeding leading to the eventual breakdown of the hybrid population. देखो अगर हम हाइब्रिड ब्रेकडाउन की बात करें और सिंपली समझें तो संतानें जो अगली पीढ़ी में होंगी वो कमज़ोर होती हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें फर्टाइल होगी, है ना, पहली जो संतान होगी वो ठीक होगी और वो फर्टाइल होगी, यानी संतानें भी दे देती है ना, रिप्रोड्यूस
कर सकती है, संतानें होंगी, लेकिन उसकी अगली जो पीढ़ी होगी वो कमज़ोर होगी, या हम कह सकते हैं बांझ होगी, स्टेराइल होगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखें। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन both prezygotic and postzygotic is crucial for maintaining species boundaries and contributing to the process of speciation over time। देखो प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन और बात करें अगर हम पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, दोनों ही क्या है, ज़रूरी हैं ताकि जो स्पेशीज़ के बीच में बाउंड्री बनी रहे, दोनों प्रजातियों को, स्पेशीज़ को अलग अलग बनाए रखने और नई प्रजातियां बनने में मदद करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो अब आ जाता है हमारा स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस बाय विच वन स्पेशीज स्प्लिट्स इनटू टू और मोर न्यू स्पेशीज। जब एक स्पेशीज दो और दो से ज़्यादा स्पेशीज में क्या हो जाती है, एक स्पेशीज से दो या दो से ज़्यादा स्पेशीज बन जाती हैं, है ना। चलो देखते हैं अब ये क्या है, पेन ले लूँ मैं। देखो स्पेशियाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपली समझे एक प्रजातियों से और नई प्रजातियां बन जाती हैं। इट हैपेंस व्हेन ग्रुप विद स्पीशीज बिकम सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट दे कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड इवन इफ दे कम टुगेदर। देखो क्या होता है जब एक प्रजाति है ना, एक प्रजाति के अंदर कुछ हम बात करें जैसे कि एक प्रजाति के अंदर कुछ समूह इतने अलग हो जाते हैं कि वो आपस में ही कह सकते हैं मतलब इंटरब्रीड नहीं हो पाता, तो क्या होगा, इससे नई प्रजातियां बन जाती हैं। क्लियर और नॉट? जब एक ही प्रजाति के अंदर कुछ समूह, कुछ ग्रुप हम बात कर सकते हैं, इतने अलग हो जाते हैं कि वो इंटरब्रीड नहीं हो पाते, तो इससे क्या होगा, जब वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे तो वो नई प्रजातियां बन जाती हैं और इसको ही हम स्पेसिएशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। चलिए पहला चलो देख लें, हाउ स्पेसिएशन हैपन, कैसे होता है। स्टार्ट होता है एक पॉपुलेशन से, सभी इंडिविजुअल क्या होंगे, सेम स्पेशीज से होंगे, है ना। ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेशीज कैन इंटरब्रीड कर पाएंगे और ऑफस्प्रिंग होंगे जो वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे। सेकेंड होगा हमारा सेपरेशन और आइसोलेशन। द पॉपुलेशन गेट्स डिवाइडेड। दिस सेपरेशन कैन हैपन इन डिफरेंट वेज सच एज geographical barriers, differences in behavior or mating timing, other physical और biological factors। देखो इसका मतलब ये हुआ कि प्रजातियों के कई हिस्से हो सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल बैरियर हो गए, या बिहेवियर या मैटिंग टाइम में डिफरेंस हो गया, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। तो ये काफ़ी कारण हो सकते हैं आइसोलेशन के, है ना, हो सकते हैं। चलो अब हम वन बाय वन देखें, आगे बढ़ें। चलिए changes over time. Each group faces different environments or conditions due to natural selection, mutation, genetic drift. They begin to develop different traits over many generation। क्या होता है, समय के साथ हम कह सकते हैं बदलाव आता है ना, समय के साथ बदलाव, अलग अलग जगहों पर रहने की वजह से अलग इन्वायरमेंट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, म्यूटेशन हो गया, और हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, ये सब कारण हैं, है ना। ये सब क्या है, इसी के कारण है, जिस वजह से क्या होगा, अलग अलग जगहों पे रहने से उनके शरीर और उनकी बिहेवियर में धीरे धीरे बदलाव आ जाता है। फिर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इवेंचुअली द टू ग्रुप्स बिकम सो डिफरेंट बट दे कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड इवन इफ दे मेट अगेन। एट दिस पॉइंट दे आर कंसिडर्ड सेपरेट स्पेशीज। देखो इसका मतलब ये है, कुछ समय बाद वो जो समूह है, ग्रुप है, वो इतने अलग हो जाते हैं कि वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते, जिससे क्या होगा, नई स्पेशीज बन जाती हैं, नई हम कह सकते हैं अलग, दो अलग अलग प्रजातियां हम कह सकते हैं मानी जाती हैं फिर वो। क्लियर यहाँ तक? कुछ समय बाद दोनों ग्रुप कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, अलग हो जाते हैं कि वो आपस में ही हम कहें अगर इंटरब्रीड नहीं कर पाते, यानी संतानें पैदा नहीं कर पाते, अब वो दो अलग अलग प्रजातियां मानी जाती हैं। अब आपको समझ आया, स्पेसिएशन एक प्रजातियों से क्या होता है, नई और प्रजातियां बन जाती हैं, वही है स्पेसिएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारे टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। ये ज्योग्राफी के बेस पे है। पहला आ जाएगा हमारा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी भौगोलिक अलगाव। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, चलो कर ही देती हूँ, है ना। भौगोलिक अलगाव सबसे आम प्रकार है ये, है ना।
मोस्ट कॉमन टाइप है हैपन्स व्हेन अ पॉपुलेशन इज फिजिकली सेपरेटेड बाय अ ज्योग्राफिकल बैरियर। जब एक प्रजाति किसी हम बात करें ज्योग्राफिकल बैरियर यानी भौगोलिक बाधा, जैसे नदी हो गई, पहाड़ हो गया, से दो भाग में बट जाती है। क्लियर? ये तब होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। क्लियर यहाँ तक? वही एग्जाम्पल है, रिवर सेपरेट अ ग्रुप ऑफ एनिमल। एक रिवर है, उससे क्या हुआ, दो ग्रुप जो थे जानवरों के, एनिमल्स के, वो सेपरेट हो गए। फिर समय के साथ वो दोनों अलग अलग दिशा में क्या होते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अलग अलग दिशा में हम कह सकते हैं विकसित हो जाते हैं। एक नदी ने क्या किया, दो ग्रुप जो था उसे अलग कर दिया। चलिए, अरे ये क्या हुआ, पेन कहाँ चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट 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 आगे नेक्स्ट आ जाता है सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। सेम प्लेस होगा, नो बैरियर यानी बिना किसी बाधा के। अगर होगा विदाउट फिजिकल सेपरेशन, कोई भी भौगोलिक कह सकते हैं बाधा नहीं होती। हैपन्स ड्यू टू जेनेटिक चेंज, बिहेवियर डिफरेंस और मेटिंग प्रेफरेंस। किस वजह से होता है? जेनेटिक चेंज की वजह से, बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से और मेटिंग प्रेफरेंस की वजह से ये होता है ना। चलो, जैसे कि इंसेक्ट फीडिंग on different plants in the same area may start mating on their only on their host plant leading to speciation। जैसे कि एक ही जगह के कीड़े अलग अलग पौधों पर रहना शुरू कर देते हैं और केवल उन्हीं पर संतान पैदा करते हैं, ये कह सकते हैं हम इसे। फिर आ जाएगा हमारा पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पॉपुलेशंस आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। लिमिटेड मैटिंग अकर्स इन द ओवरलैपिंग एरिया। दो हम बात करें अगर इसमें, देखो अगर हम इसको समझें तो इसमें ये होगा, दो आबादियाँ एक दूसरे के पास रहती हैं, है ना। पॉपुलेशन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। तो क्या होगा, आपस में रहती हैं, एक दूसरे के पास रहती हैं, लेकिन इनके बीच में अगर हम बात करें प्रजनन की तो वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा। क्लियर? वातावरण में अंतर होने से धीरे धीरे वो क्या होंगी, वो अलग हो जाएंगी। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन हम समझते हैं सेपरेशन, है ना। देखो इन शॉर्ट, वातावरण इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें अंतर होने से धीरे धीरे क्या होता है, वो अलग हो जाती हैं, आइसोलेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। अ स्मॉल ग्रुप बिकम्स आइसोलेटेड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। जब एक छोटा सा समूह बड़ी आबादी से अलग हो जाता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज जेनेटिक चेंजेस हैपन फास्टर। क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, वो छोटा है और उसमें जेनेटिक चेंजेस जल्दी होते हैं, और क्या होता है, नई प्रजातियां बन जाती हैं, और वो नई प्रजातियां बन जाती हैं दोस्तों। और अब हमारा आ गया टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म और पैटर्न। ध्यान रखना क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, है ना। पहला आ गया आएगा इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन, जिसे हम पैलेथिटिक एंड एनाजेनेसिस भी कहते हैं। इन दिस टाइप वन स्पेशीज, देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही प्रजाति, एक ही स्पेशीज क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ बदलकर एक नई प्रजाति बन जाती है। देयर इज़ नो स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेशीज इनटू टू ग्रुप्स। कोई विभाजन नहीं होगा, है ना, कोई विभाजन नहीं होगा, सिर्फ पुरानी जो प्रजाति होंगी वो खत्म होकर नई प्रजाति बन जाती हैं। द एंटायर पॉपुलेशन ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स चेंजेस, म्यूटेशन एंड एडेप्टेशन। इससे प्रजातियों की संख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ बदलाव होते हैं। जैसे कि क्या होगा इसमें, स्पेशीज ऑफ बैक्टीरिया स्लोली इवॉल्विंग न्यू फीचर्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स टू बिकम अ डिफरेंट स्पेशीज। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, विकसित हुए, है ना, बिलियंस ऑफ साल लगे, कैसे डिफरेंट स्पेशीज हुई, है ना। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हो गई हमारे ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन की। क्लियर यहाँ तक? धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रजाति से धीरे धीरे दूसरी प्रजातियां बदल जाती हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हमने हॉर्स के एग्जाम्पल देखा था, पहले वाला हॉर्स और आज के हॉर्स में कितना फ़र्क है ना। नहीं देखिए क्लास तो प्लीज़ जल्दी से क्लास अटेंड कर लेना। क्लास लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का, और वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, आप उसमें भी जाके जो भी क्लासेस रह गई हैं आप अटेंड कर सकते हैं। डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, इसको हम क्लैडोजेनेसिस भी कहते हैं। वन स्पेशीज स्प्लिट्स इनटू टू और मोर डिफरेंट स्पेशीज, यानी एक स्प्लिट, एक ही प्रजाति क्या होगा, धीरे धीरे दो
हम कह सकते हैं धीरे धीरे या अधिक नई प्रजातियों में बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इट लीड्स टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, मोर स्पेशीज। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है यानी ज़्यादा प्रजातियाँ बनती हैं। दिस हैपन्स व्हेन पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन बिकम आइसोलेटेड एंड इवॉल्व डिफरेंटली। यानी ये तब होता है जब प्रजातियों के हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग कह सकते हैं स्थिति में, परिस्थितियों में बदल जाते हैं। जैसे डार्विन फिंच, हमने इसकी बात करी थी, अलग अलग आइलैंड पे चली गई थी, है ना, लेकिन कॉमन एंसेस्टर थे, बट क्या हुआ था, बट इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ बेस्ड ऑन फूड अवेलेबिलिटी। देखो हम ये वाली चीज़ पढ़ चुके हैं, डार्विन की फिंच जो पक्षी थी अलग अलग आइलैंड पे चले गए और अलग अलग भोजन के हिसाब से वो इवॉल्व हुए, विकसित हुए। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड, क्वांटम स्पेसिएशन, जिसे हम रैपिड स्पेसिएशन और सेंसेशनल स्पेसिएशन भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत तेज़ी से क्या होता है, नई नई हम कहें अगर अचानक नई नई प्रजातियां बन जाती हैं और बहुत तेज़ी से और अचानक बनती हैं। सडन जेनेटिक चेंज और मेजर म्यूटेशन से क्या होगा, जो अचानक सडन चेंजेस हैं, रैंडम चेंजेस हैं और म्यूटेशन, इस वजह से नई स्पेशीज़ बनेंगी शॉर्ट टाइम में। ऑफन अकर्स ड्यू टू स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट और जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन। आमतौर पर ये तब होता है जब छोटा समूह, हम कह सकते हैं, अलग अलग होकर जल्दी बदलाव से गुजरता है ना। ये तेज़ी से होने वाला स्पेसिएशन होता है। अ स्मॉल बर्ड पॉपुलेशन ऑन एन आइलैंड डेवलप्स मेजर चेंजेस ड्यू टू आइसोलेशन, फॉर्मिंग अ न्यू स्पेशीज इन जस्ट फ्यू जनरेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बर्ड वाला एग्जाम्पल, जैसे अलग अलग आइलैंड पे गई, खाने के हिसाब से क्या हुआ, डेवलप हुई, है ना, विकसित हुई, हम कह सकते हैं, नई नई स्पेशीज़ कैसे जल्दी से बन गई, है ना, फॉर्मिंग अ न्यू स्पेशीज इन जस्ट फ्यू जनरेशन। फ्यू जनरेशन में ही नई स्पेशीज़ देखने को मिली। मिमिक्री क्या है, मिमिक्री एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉपी करता है, नकल करता है ताकि उसे फ़ायदा मिले, अपने आप को बचा सके प्रेडेटर्स से। ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है जो यूज हुई इन एवोल्यूशन। मेन देखो वही अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की नकल करता है। वाई डू एनिमल्स यूज़ मिमिक्री, क्यों करते हैं मिमिक्री, ताकि क्या हो, अवॉइड प्रीडेटर्स, खुद को शिकारी से बचा सके, लुक डेंजरस और अनएपेटाइजिंग, खुद को एक खतरनाक या जहरीला दिखाए सकें ताकि शिकारी उनका शिकार ना करे। ब्लेंड इन और फूल एनिमीज़, है ना, वही बात आ गई, ताकि अपने दुश्मनों को पागल बना सकें। समटाइम्स अट्रैक्ट प्रे इन रेयर केसेस, देखो कुछ मामलों में होता है ना शिकार को आकर्षित करने के लिए, रेयर केस है, इसको भी हटा दो, है ना। मेन वही बात आ गई, अपने आप को बचाए रखने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की नकल करता है। सॉरी। आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिमिक्री। फर्स्ट इज बेटेसियन मिमिक्री एंड म्यूलेरियन मिमिक्री। फिर हमारा पहला आ गया हमारा बेटेसियन मिमिक्री। इसका नाम किस बेस पे रखा गया, हेनरी बेट्स के नाम पे रखा गया। इन दिस टाइप अ हार्मलेस स्पेशीज़, जिसे हम बोलेंगे हार्मलेस स्पेशीज़ को हम बोलेंगे मिमिक, और जिसकी कॉपी करें जो डेंजरस स्पेशीज़ है वो होगी हमारी मॉडल्स, है ना। प्रेडेटर्स गेट फूल्ड एंड अवॉइड द मिमिक एंड थिंकिंग इट्स हार्मफुल। जो प्रेडेटर्स हैं, शिकारी हैं, वो पागल बन जाएंगे और क्या करेंगे, जो मिमिक होगी, जो कॉपी कर रही होगी, उसको भी छोड़ देंगे ये समझ के ये हार्मफुल है, कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक ना हो जाए, है ना, हम पे ही हमला ना हो जाए। अ हार्मलेस बटरफ्लाई लुक्स लाइक अ पॉइजनस बटरफ्लाई, जैसे कि हार्मलेस बटरफ्लाई किसकी तरह दिखे, पॉइजनस बटरफ्लाई की तरह। हॉवरफ्लाई जो हार्मलेस है, मिमिक्स द वर्ब्स, जो कह सकते हैं जो डंक होते हैं जिसमें जहरीले, उसकी तरह नकल करे। मतलब जो हॉवरफ्लाई हार्मलेस है वो डंक मारने वाली की तरह दिखे, है ना, मिमिक करे। फिर आ जाएगी मुलेरियन मिमिक्री, इनका नाम पड़ा है फ्रिट्ज म्यूलर के नेम से। इन दिस टाइप टू और मोर हार्मफुल स्पेशीज लुक सिमिलर टू ईच अदर, इसमें दो और दो से ज़्यादा स्पेशीज़ एक दूसरे की तरह दिखती हैं। ये हेल्प करती है क्या, ताकि जो प्रेडेटर्स हैं उन्हें छोड़ दें समझ के कि ये भी खतरनाक हैं। ऑल स्पेशीज़ इन्वॉल्व आर जेन्युइनली डेंजरस एंड अनपैलेटेबल। इससे क्या होता है ना, शिकारी को लगता है ये भी खतरनाक है और वो उन्हें छेड़ता नहीं है ना, क्यों छेड़ेगा जब उसे पता है उसके लिए ही खतरनाक है कुछ। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे टू टाइप्स ऑफ पॉइजनस बटरफ्लाई, टू टाइप्स हो गए पॉइजनस बटरफ्लाई के, एक मोनार्क एंड विसेरी। ये क्या है, इनका जो सिमिलर कलर पैटर्न होगा। डिफरेंट स्पेशीज ऑफ बीज एंड वेस्प दैट ऑल हैव येलो ब्लैक स्ट्रिप्स, सेम स्पेशीज होंगी बीज और वेब्स की, यानी डंक वाली, दोनों के पास ही येलो ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी, दोनों ही से ही डर जाएगा कि कहीं मुझे ही ना काट ले। फिर आ जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे आने वाले चेंजेस जो समय के साथ आते हैं ऑर्गेनिज्म में।
देखो ये जो बदलाव है छोटे से लेके बहुत बड़े स्तर तक हो सकते हैं। एवोल्यूशन को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन एंड मेगा एवोल्यूशन। पहला आ जाएगा माइक्रो एवोल्यूशन, जिसमें होंगे स्मॉल चेंजेस। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो यानी छोटा। These are small genetic changes that happen within a species or population over a short time. It does not create a new species but changes traits like color, size, resistance, etc. often caused by a mutation, natural selection, genetic drift और gene flow. देखो ये इससे क्या होगा, नई प्रजातियां नहीं बन जाएंगी, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जैसे कलर हो गया, साइज हो गया, रेजिस्टेंस हो गई, बस ये सब चेंज होंगे, नई प्रजातियां नहीं बनेंगी। इसका कारण म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया बिकमिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, चेंज इन बीक साइज ऑफ फिंच ऑन एन आइलैंड। इसका एग्जाम्पल तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, कल लास्ट क्लासेस, सैटरडे को भी हमने, फ्राइडे को हमने पढ़ा था, है ना। नहीं देखी हो क्लास तो अटेंड कर लो। नेचुरल सिलेक्शन वर्सेज आर्टिफिशियल भी आपने अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा मैक्रो इवोल्यूशन। इसमें लार्ज चेंजेस होंगे, नाम से पता चल रहा है मैक्रो मतलब बिग, बड़ा, है ना। दीज आर लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। इसमें बड़े बड़े चेंजेस होंगे जिससे क्या होगा, नई स्पेशीज फॉर्म होंगी। It includes the divergence of one species into two or more species over a time. It results of a many micro or evolutionary changes collected over time. देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रजाति से दो या दो से अधिक नई प्रजातियां विकसित होंगी। कई कह सकते हैं माइक्रो इवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं वाले छोटे छोटे जो बदलाव हैं, बदलावों के जुड़ने से होता है ये, ठीक है ना। क्लियर हो गया। छोटे छोटे जो कह सकते हैं माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो इवोल्यूशनरी बदलाव हैं, इसके वजह से होता है, इससे होता है। एग्जाम्पल हो गया एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स फ्रॉम इट्स स्मॉल फोर टोड एंसेस्टर। एवोल्यूशन हॉर्स का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्पल में, इसके बारे में नई स्पेशीज़ का फॉर्म होना एक कॉमन एंसेस्टर से, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर आ जाएगा मेगा एवोल्यूशन, वेरी लार्ज स्केल चेंजेस। नाम से ही पता चल रहा है मेगा मतलब ह्यूज यानी बहुत बड़ा, है ना। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन, ये हाईएस्ट लेवल है एवोल्यूशन का। इसमें क्या होगा, देखो इसमें न्यू फॉर्मेशन होगी, न्यू ग्रुप्स की, क्लास की, ऑर्डर की। इसमें कोई ऐसा नहीं है 100,000 साल लगेंगे, इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये बदलाव बहुत ही लंबे समय यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। इंक्लूड्स मेजर इनोवेशन लाइक ऑरिजिन ऑफ मैमल्स, और इसमें कुछ बड़े इवोल्यूशनरी इन्वेंशन होते हैं, जैसे पंख, फेफड़े आदि की विंग्स हो गए, लंग्स हो गए, आइज़ हो गई। इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स से ऑरिजिन ऑफ मैमल्स, ये सारी चीज़ें मेगा एवोल्यूशन में ही आ जाएंगी। जैसे कि रेप्टाइल्स कहाँ से विकसित हुए, बर्ड से, फिश इवॉल्विंग इनटू एम्फीबियंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेगा एवोल्यूशन में ही आएंगी। क्लियर यहाँ तक। चलिए फाइनली आज की क्लास समाप्त। तो मिलती हूँ आपसे फिर कल नेक्स्ट क्लास में, और बहुत कुछ पढ़ेंगे। आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है ना, एक शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, और तब तक के लिए प्लीज़ रिवीजन करते रहिए। कोई क्लास मिस हो गई तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, एंटीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।